स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे के हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्री और निर्वाचित प्रतिनिधियों के भड़काऊ भाषण पर राज्यसभा में ध्यानाकर्षण। कांग्रेस और वाम दल उठाएंगे मुद्दा। धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा। आधार कार्ड को मिलेगा संवैधानिक दर्जा। सरकार 1-2 दिन में पेश कर सकती है विधेयक। सब्सिडी का फायदा सीधे जरूरतमंदों के खाते में पहुंचाने के लिए बनेगा कानूनी ढांचा। कन्हैया की जमानत पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को सुनाएगी फैसला। पुलिस से पूछे सवाल। न्यूज चैनल की फुटेज के आधार पर एफआईआर क्यों? जापानी नागरिकों के लिए आज से 6 एयरपोर्ट पर वीजा ऑन अराइवल। 30 दिनों की होगी वैधता। कारोबार, पर्यटन, चिकित्सा और कॉन्फ्रेंस श्रेणी में मिलेगी सुविधा। और 88वें ऑस्कर पुरस्कारों का ऐलान। स्पॉटलाइट सर्वश्रेष्ठ फिल्म, लियोनार्डो डी कैप्रियो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। ब्री लार्सन बनी बेहतरीन अदाकारा। केंद्र सरकार के एक मंत्री और निर्वाचित प्रतिनिधियों के भड़काऊ भाषणों के मुद्दे पर राज्यसभा में आज ध्यानाकर्षण लाया जाएगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा, प्रमोद तिवारी और सीपीआई सांसद डी राजा संविधान और पद की शपथ का उल्लंघन करते हुए दिए गए भड़काऊ भाषणों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का ध्यान दिलाएंगे। इस मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह सदन में बयान भी देंगे। राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। बीजेपी सांसद एमजे अकबर प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। राष्ट्रपति ने 23 फरवरी 2016 को बजट सत्र के पहले दिन संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। वहीं लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। 26 फरवरी को टीएमसी सांसद सुल्तान अहमद और बीजेडी सांसद भृतहरि मेहताब समेत अलग अलग दलों के 18 सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया था। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने 24 फरवरी को सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कल मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री पर रोहित वेमुला और जेएनयू मामले पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। विपक्षी दलों का कहना है कि स्मृति ईरानी ने संसद के में 5 जगह गलत तथ्य पेश किए हैं और उन्होंने जानबूझकर गुमराह किया। I have already said that I have received notices of question of privilege dated 26th and 29 February respectively against Srimati Smriti Irani ji. नाम आना चाहिए ना? Yes. But the matter is under my consideration. That is the thing. No, now nothing will be. उन तथ्यों को जिन्हें गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है, खासतौर से रोहित वेमुला की मां का बयान, डॉक्टर राजश्री का बयान और तमाम तथ्य जो सच्चाई से मेल नहीं खाते, उस पर कुछ सदस्यों ने विशेषाधिकार की नोटिस दी है और मुझे पूरा विश्वास है उस पर चर्चा होगी और चर्चे में सही तथ्य सामने आएंगे। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को संवैधानिक दर्जा दिलाने का फैसला लिया है। सरकार इसके लिए 1-2 दिन के अंदर संसद में विधेयक पेश करेगी। इन नए कानून के जरिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही अलग अलग सब्सिडी स्कीम को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। कल आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विधेयक तैयार है। वित्त मंत्री का मानना है कि आधार को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सब्सिडी का फायदा सीधे जरूरतमंदों के खाते में पहुंचाने की विधिवत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। देश में अभी 98 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड के जरिए प्रतिदिन 26 लाख बायोमेट्रिक और 1.5 लाख KYC ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। आधार संख्या को 11.19 करोड़ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण खातों से जोड़ा गया है,
जबकि इसके लाभार्थियों की संख्या कुल 16.5 करोड़ है। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। हाईकोर्ट जमानत पर 2 मार्च को फैसला सुनाएगी। हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कन्हैया की जमानत का विरोध किया। दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि कन्हैया के खिलाफ टीवी फुटेज के अलावा कोई और सबूत है। कोर्ट ने कहा कि घटनास्थल पर मौजूद होना और नारे लगाना 2 अलग अलग चीजें हैं। कोर्ट ने कहा कि जब 9 फरवरी को ही नारेबाजी के वक्त सादे कपड़ों में पुलिस मौजूद थी, तो फिर 11 फरवरी को एक न्यूज चैनल की फुटेज के आधार पर एफआईआर क्यों दर्ज की गई? कोर्ट का कहना है कि अगर नारे लगाने वाले लोग बाहर से आए थे, तो उसके लिए कन्हैया को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? कन्हैया के वकील कपिल सिब्बल ने टीवी वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज करने पर सवाल उठाए हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमें सिर्फ अभी कुछ ही दिन हुए हैं और जो इन्वेस्टिगेशन हम कर सके, जितने हम आई विटनेसेस वहां ढूंढ पाए हैं, सिक्योरिटी का हो या कोई स्टूडेंट हो, कोई छात्र हो जो दोनों साइड का ना हो, इंडिपेंडेंट वहां बैठा हो, हमने उन सब के एविडेंस रिकॉर्ड किए हैं और कोर्ट को दिखाए हैं। हरियाणा जाट आंदोलन की पर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सेना को भीड़ को गोली मारने का आदेश नहीं दे सकती। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जाट आंदोलन के दौरान बेकाबू भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए सेना को फ्री हैंड देने की मांग की गई। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है और जब भी स्थिति पैदा होगी चीजों का ख्याल रखा जाएगा। इस बीच जाट आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जींद जिले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने उन 152 लोगों के लिए 3.44 करोड़ की अंतरिम सहायता जारी कर दी जिनकी संपत्तियों को आंदोलन के दौरान नुकसान पहुंचा था। इससे पहले सरकार ने रविवार को 203 लोगों के लिए 1.2 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी के थुंगन को अदालत ने 3.5 साल की जेल की सजा सुनाई है। उन पर 1993-94 के दौरान सरकारी दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार करने का आरोप था। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के वक्त थुंगन शहरी विकास और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री थे और उसी दौरान ये घपला हुआ था। जेल की सजा के अलावा सीबीआई स्पेशल जज संजीव अग्रवाल ने थुंगन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। थुंगन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा तत्कालीन शहरी विकास और रोजगार मंत्री शीला कौल और तुलसी बलोदी भी मामले में आरोपी थे। कौल और बलोदी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी गई क्योंकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। राजस्थान में स्वाइन फ्लू से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। इस साल राज्य में स्वाइन फ्लू से अब तक 34 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी। विभाग के मुताबिक 2000 सैंपल में से 162 लोगों के सैंपल में H1N1 वायरस पाया गया। इसमें से 34 लोगों की जान चली गई। जयपुर में 15 लोगों की, अजमेर में 4, जबकि भरतपुर, चुरू, हनुमानगढ़ और अलवर में 2-2 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश के बाद सरकारी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू की जांच मुफ्त में की जा रही है। सभी अस्पतालों में ऐसे रोगियों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। राजस्थान के करीब 21 जिलों में स्वाइन फ्लू का असर देखा जा रहा है। आम बजट के दिन पेट्रोल कंपनियों की तरफ से भी आम आदमी के लिए मिलीजुली खबर आई। पेट्रोल की कीमतों में बीती रात से 3 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई। वहीं डीजल के दाम 1 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। डीजल की कीमतों में इस महीने में ये दूसरी बढ़ोतरी है। बीती रात से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुए बदलाव लागू हो गए। पेट्रोल की कीमतों में जहां 3 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई है, वहीं डीजल की कीमत में 1 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली में पेट्रोल 56 रुपए 61 पैसे, कोलकाता में 62 रुपए 32 पैसे, मुंबई में 62 रुपए 75 पैसे और चेन्नई में 56 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। दिल्ली में डीजल 46 रुपए 43 पैसे, कोलकाता में 49 रुपए 57 पैसे, मुंबई में 53 रुपए 6 पैसे और चेन्नई में 47 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर मिलेगा।
कीमतों में बदलाव पर लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने ये पहली बार बहुत अच्छा काम किया है कि हम लोगों को पेट्रोल में 3 रुपए एक साथ में कम किया है। पेट्रोल में कम किया तो डीजल में करना चाहिए। बेसिक तो हमको नीड है डीजल की। डीजल अगर महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। डीजल महंगा हुआ है तो हम आशा करते हैं कि हमारी सरकार ऐसी कोई कदम उठाएगी जिससे डीजल में भी गिरावट, डीजल के दामों में भी गिरावट आएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों और डॉलर रुपया विनिमय दर में बदलाव की वजह से ये फैसला लिया गया है। डीजल की कीमतों में इस महीने दूसरी बार इजाफा किया गया है। पिछली बार डीजल के दाम 28 पैसे प्रति लीटर बढ़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10 और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। सीबीएसई की परीक्षा में इस साल करीब 25,67,022 छात्र शामिल हो रहे हैं। इसमें 10वीं के 14,99,122 विद्यार्थी हैं, जो पिछले साल की तुलना में 9.12% ज्यादा है। जबकि 12वीं के 10,67,900 विद्यार्थी हैं, जो पिछले साल की तुलना में 2.65% ज्यादा हैं। राजधानी दिल्ली में परीक्षा के लिए 2,212 स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं की परीक्षाएं 28 मार्च को और कक्षा 12 की परीक्षाएं 22 अप्रैल को खत्म होंगी। जापानी नागरिकों के लिए आज से वीजा और अराइवल की सुविधा शुरू हो गई। इस कदम से देश में पर्यटकों और कारोबार के सिलसिले में आने वाले जापान के लोगों का आवागमन बढ़ेगा। जापानियों को दी जा रही सुविधा ई टूरिस्ट वीजा का अपग्रेडेशन है, जो कि 150 देशों के नागरिकों को दी जा रही है। जापानी नागरिकों को भारत में आगमन पर वीजा 6 निर्धारित हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में दिए जाएंगे। जापानी नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल कारोबार, पर्यटन, चिकित्सा और कॉन्फ्रेंस की श्रेणी में दिए जाएंगे। इसकी वैधता 30 दिन होगी। ई टूरिस्ट वीजा के तहत ऑनलाइन वीजा आवेदन देना होता है। इसके बाद भारत में आगमन से पहले इसकी मंजूरी मिलती है। जापानी नागरिकों को इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। खबरें जारी है, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। लोकतंत्र की हिफाजत। आज भी हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक दिन तक संसद विधानसभा चले। संविधान की मर्यादा। हमारे संविधान के द्वारा कानून बनाने वाला और कानून पर अमल करने वाला और कानून का अर्थ लगाने वाले संस्थाएं बनाई हैं। जनता के हित का पक्का है वादा। जानिए शिखर पुरुषों का हाल। देखिए महामहिम राज्यपाल, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश झा। मैं हूं कनू बहल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं हूं धृतिमान चैटर्जी। मैं हूं के संदिल कुमार। मैं हूं ललित मोहन तिवारी। मैं हूं सहज शिंदे। मैं हूं मनोज वाजपेयी। आपके चहेते प्रोग्राम गुफ्तगू 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 शुरू हो रहा है गुफ्तगू का सीजन 4, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब बजट से जुड़ी अहम खबरें। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट में अर्थव्यवस्था की 9 स्तंभों की घोषणा की, जिस पर सरकार सबसे ज्यादा ध्यान देगी। बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी देश में बदलाव लाना। वित्त मंत्री ने कृषि और किसानों का कल्याण, गांवों में रोजगार और सुविधाएं, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे में निवेश, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, व्यापार में सुगमता, राजकोषीय अनुशासन और कर सुधार जैसे 9 स्तंभों की घोषणा की। In each of these things, I shall outline specific policy measures and initiatives which would have a transformative impact on our economy and the lives of our people.
वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.6% पर पहुंच जाएगी। उन्होंने राजकोषीय घाटे को भी तय सीमा में रखने का ऐलान किया और कहा कि चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में कई संभावनाएं हैं। The World Economic Forum has said that India's growth is extraordinarily high. We accomplished this despite unfavorable conditions and despite the fact that we inherited an economy of low growth. वित्त मंत्री ने गरीबों के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया। साथ ही छोटे करदाताओं को कई तरह की राहत देने का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने अगले बजट से योजना और गैर योजना व्यय का अलग अलग वर्गीकरण करने की परंपरा खत्म करने की भी बात कही। प्रणब गोस्वामी के साथ रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। आम बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कर प्रस्तावों को 9 श्रेणियों में बांटने की बात कही। इसमें छोटे करदाताओं को राहत देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना शामिल है। हालांकि पीएफ से पैसा निकालने पर अब टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव तो नहीं किया, लेकिन छोटे करदाताओं को राहत जरूर दी है। 5 लाख से कम आय वालों को अब 2 की जगह 5,000 रुपए की छूट मिलेगी। इसका फायदा करीब 2 करोड़ करदाताओं को होगा। यही नहीं, 50 लाख रुपए तक का घर खरीदने वालों को 35 लाख तक के कर्ज पर टैक्स में 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। किराए के घर में रहने वालों को एचआरए में अब 2 की जगह 5,000 रुपए की छूट मिलेगी। I propose to increase the limit of deduction in respect of rent paid under section 80GG from rupees 24,000 per annum to rupees 60,000 per annum, which should provide relief to those who live in rented houses. हालांकि 1 करोड़ से अधिक की आमदनी वालों को अब जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें अब 12% की जगह 15% सरचार्ज देना होगा। कालाधन रखने वाले 1 जून से 30 सितंबर के बीच इसका खुलासा करके सजा से बच सकते हैं। ऐसी अघोषित आय पर 30% टैक्स के साथ 7.5% सरचार्ज और इतनी ही पेनाल्टी देनी होगी। Our government is fully committed to removing black money from the economy. Having given one opportunity for those who evaded income to declare it once, we would like to focus all our resources on bringing back people with black money to the books. नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बजट में बड़ी घोषणा की गई है। इन यूनिटों को 25% की दर से कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। वहीं 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली छोटी इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 से घटाकर 29% की गई है। The reduction in corporate tax has to be calibrated with additional revenue expected from the incentives being phased out. The benefits of phasing out of exemptions are available to the government only gradually. अनिवासी भारतीयों के लिए बजट में अच्छी खबर है। एनआरआई अब पैन नंबर की जगह वैकल्पिक दस्तावेज देकर टैक्स भर सकेंगे। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और बजट में सामान की कीमतों पर करोड़ों लोगों की निगाहें टिकी थी। सब ये जानना चाहते हैं कि इस बार क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा। अपने अपने बजट के हिसाब से आप आगे की खरीदारी तय कर सकें, इस लिहाज से आइए आपको बताते हैं कि बजट में आपके लिए क्या है। 17 करोड़। बजट में इस बार ज्यादातर सामान की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मोबाइल, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। तो वहीं फुटवेयर और कोल्ड ड्रिंक्स के दाम भी जस के तस हैं। हालांकि लग्जरी वाहनों पर टैक्स जरूर बढ़ा दिया गया है। डीजल गाड़ियों पर 2.5% और एसयूवी पर 4% टैक्स बढ़ा है। बीड़ी छोड़कर सभी तंबाकू उत्पाद महंगे हो गए हैं। सिगरेट और गुटखा भी महंगे हुए हैं। रेडीमेड कपड़े अब आपकी जेब को ज्यादा हल्का कर सकते हैं। वहीं सोने और हीरे के गहनों के लिए भी आपको ज्यादा कीमत देनी होगी। सिनेमा, केबल, मोबाइल बिल और होटल में खाना भी अब से महंगा पड़ेगा। ब्यूटी पार्लर जाना भी पहले के मुकाबले ज्यादा खर्चीला हुआ है। जिम जाने, हवाई जहाज या रेलवे का टिकट कटाने पर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एटीएम से पैसे निकालना भी अब महंगा साबित होगा। वहीं सर्विस टैक्स यानी सेवा कर 14.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। बहुत कम सेवा और सामान ऐसे हैं जिनकी कीमतों में कटौती की गई है। पहली बार मकान खरीदने पर आपको थोड़ी राहत मिलेगी। ब्याज में 50,000 रुपए की छूट की व्यवस्था कर दी गई है, बशर्ते मकान की कीमत 50 लाख से ज्यादा ना हो। और अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो एचआरए छूट को 24,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया है। डायलिसिस के उपकरण और दवाइयां भी सस्ती हुई हैं। अरुण ठाकुर के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। विपक्षी दलों ने बजट को निराशाजनक बताते हुए गरीबों और मध्यम वर्ग के खिलाफ बताया है।
कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि सरकार आर्थिक सुधार और विकास को रफ्तार देने में नाकाम रही है और बजट में अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश की गई है। There is a problem of high interest rates. I'm disappointed that these issues were not addressed. On exports, except for one bland sentence in paragraph 86, there is no mention of exports. I think after 14 successive months of negative growth, government has given up on the export front. The government promised a predictable tax regime. However, Part B of the speech belies that promise. There is no major relief to the taxpayer, or the middle class, or the small and medium business person. Nothing spectacular in the budget. Whether it is going to really benefit the farmers, small and medium farmers, it is yet to be seen. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात करते रहे, लेकिन उसका कोई कंक्रीट कार्यक्रम उसमें परिलक्षित नहीं हो रहा था। ये जो बजट है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, तो उनके लिए बहुत ही निराशाजनक है और घुमा फिराकर जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, धन्ना सेठ हैं, उनको ही ये फायदा पहुंचाने वाला बजट है। क्या 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 किए, क्या वादा किया था, उसको कहां तक आप पहुंचे, क्या आपको दिक्कत हो रही है, क्या नौजवानों को नौकरी और रोजगार की जो बात कही गई थी, सारा बात तो ये बोल दिए किसानों को कि हम भारत के किसानों का आमदनी दुगुना कर देंगे, हम 22 में दुगुना कर देंगे। इसकी क्या गारंटी है? पठानकोट एयरबेस मामले की जांच कर रही पाकिस्तान की टीम इस हफ्ते जांच का काम पूरा कर लेगी। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की विदेशी मामलों के विशेष सहायक तारिक फातिमी ने ये बात कही है। 2 संयुक्त टीमें इस हमले की जांच कर रही हैं। 6 सदस्यीय टीम हमले के तुरंत बाद गठित कर दी गई थी, जबकि पंजाब प्रांत के आतंकवाद रोधी विभाग के जरिए गुजरावाला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद 5 सदस्यीय एक अन्य टीम भी गठित कर दी गई थी। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि पठानकोट आतंकी हमले की जांच कर रही टीम अगले कुछ दिनों के भीतर भारत का दौरा कर सकती है। इराक की राजधानी बगदाद के उत्तर में मुगदादिया में हुए एक आत्मघाती हमले में 60 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 52 लोग जख्मी हो गए। स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक राजधानी के उत्तर में 90 किलोमीटर दूर मुगदादिया में हमले में प्रभावशाली शिया मिलिशिया सैब अल-हक की मौत हो गई। हमले के पीछे IS का हाथ माना जा रहा है। इससे पहले जनवरी को यहां हुए आत्मघाती हमले में 32 लोग मारे गए थे। बात ऑस्कर पुरस्कारों की। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 88वें ऑस्कर पुरस्कारों का ऐलान हो गया। खास बात यह रही कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार लियोनार्डो डिकैप्रियो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार स्पॉटलाइट को मिला। लॉस एंजलिस में अकादमी पुरस्कार समारोह के दौरान सैम स्मिथ और लेडी गागा की पेशकश ने समा बांध दिया। खोजी पत्रकारिता पर बनी फिल्म स्पॉटलाइट को बेस्ट फिल्म का ऑस्कर मिला। स्पॉटलाइट तो लियोनार्डो डिकैप्रियो का लंबा इंतजार भी खत्म हुआ और फिल्म द रेवेनेंट के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीतने में कामयाब रहे। इससे पहले भी वो 4 बार नामांकित तो हुए पर कामयाब नहीं। इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार एलेज़ांद्रो जी इनारितु को मिला। So what a great opportunity to our generation to really liberate ourselves from all prejudice. वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी बी लॉर्सन, जिन्हें फिल्म रूम में अदाकारी के लिए ऑस्कर से नवाजा गया।
And the Oscar goes to तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार एमी को मिला। Amy, Asif Kapadia and James Gay Rees. This is the first Oscar and nomination for Asif Kapadia and James Gay Rees, जिसका निर्देशन भारतीय मूल के फिल्म निर्देशक आसिफ कपाड़िया ने किया है। Oh, wow. Thank you. बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी ऑस्कर पुरस्कार देने वालों में शामिल रहीं। हालांकि भारत की ओर से विदेशी फिल्म कैटेगरी में भेजी गई मराठी फिल्म कोर्ट अंतिम 5 में जगह नहीं बना पाई। इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर हंगरी की फिल्म सन ऑफ सॉल को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात क्रिकेट के एशिया कप में आज भारत के सामने श्रीलंका की चुनौती है। टीम इंडिया की कोशिश श्रीलंका को हराकर फाइनल में जगह बनाने की होगी। भारत अब तक खेले गए दोनों मुकाबले जीतकर अंक तालिका में पहले स्थान पर है। पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 45 रन से मात दी थी। वहीं दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। भारत ने एशिया कप से पहले श्रीलंका को 3 T20 मैचों की सीरीज में 2-1 से पटखनी दी थी। पहली बार एशिया कप का आयोजन T20 फॉर्मेट में किया जा रहा है। भारत एशिया कप में अपने दोनों मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। टीम इंडिया के कप्तान धोनी के लिए सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और रोहित शर्मा का चोटिल होना सबसे बड़ी चिंता की वजह है। पाकिस्तान के खिलाफ धवन नहीं खेल पाए थे। उनकी जगह अजिंक्य रहाणे ने रोहित के साथ पारी की शुरुआत की थी। और आखिर में हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री और निर्वाचित प्रतिनिधियों के भड़काऊ भाषण पर राज्यसभा में ध्यानाकर्षण। कांग्रेस और वाम दल उठाएंगे मुद्दा। धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा। आधार कार्ड को मिलेगा संवैधानिक दर्जा। सरकार 1-2 दिन में पेश कर सकती है विधेयक। सब्सिडी का फायदा सीधे जरूरतमंदों के खाते में पहुंचाने के लिए बनेगा कानूनी ढांचा। कन्हैया की जमानत पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को सुनाएगी फैसला। पुलिस से पूछे सवाल। न्यूज चैनल की फुटेज के आधार पर एफआईआर क्यों? जापानी नागरिकों के लिए आज से 6 एयरपोर्ट पर वीजा ऑन अराइवल। 30 दिनों की होगी वैधता। कारोबार, पर्यटन, चिकित्सा और कॉन्फ्रेंस श्रेणी में मिलेगी सुविधा। और 88वें ऑस्कर पुरस्कारों का ऐलान। स्पॉटलाइट सर्वश्रेष्ठ फिल्म। लियोनार्डो डिकैप्रियो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। ब्री लार्सन बनी बेहतरीन अदाकारा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।